नमस्कार मित्रों, राधा किशन ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें UPPCS की परीक्षा, ARO, RO की परीक्षा, NTPC की परीक्षा और सभी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके लिए यह करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में राफेल विमान जो प्राप्त हुआ है भारतीय वायुसेना को, उसके बारे में कुछ जानते हैं। राफेल विमान की पहली खेप फ्रांस से भारत को 29 जुलाई 2020 को प्राप्त हुई। यह पहली खेप अंबाला एयरफोर्स केंद्र पर उतरी। अंबाला उतरने से पहले फ्रांस से जब ये चली थी तो एक दिन का इसने विश्राम लिया था UAE एयरपोर्ट पर। राफेल विमान की कुछ विशेषताएं बता लेते हैं। इसकी टॉप स्पीड कितनी है? 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड है। राफेल विमान का वजन 24,500 किलोग्राम है। यह 60,000 फुट ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल की लंबाई पर चर्चा कर लें। यह 15.3 मीटर 3 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अन्य विशेषताओं पर चर्चा करें तो यह फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। डेसॉल्ट एविएशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह फ्रांस की कंपनी है। अब भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल का समझौता हुआ है वह किस वर्ष हुआ था? कुल 36 विमानों का समझौता हुआ है। 36 विमानों का समझौता हुआ है, जिसमें 30 लड़ाकू विमान है राफेल और 6 प्रशिक्षण देने वाले विमान है। तो 36 विमान हो गए। यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच 36 विमानों का सन 2016 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2016 में हुआ था। इसकी पहली खेप अभी प्राप्त हुई है 2020 में, और पूरी 36 विमानों की प्राप्ति 2021 तक होने की संभावना है। 2021 तक होने की संभावना है। वहीं इसके कुछ और विशेषताओं पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। विमान में जो आगे की तरफ मेटियोर लगा है, एयर टू एयर मिसाइल, यहाँ पर जो मेटियोर लगा है एयर टू एयर मिसाइल है। यह हमारी एयर टू एयर 100 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल है। यह स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, यहाँ पे लगाई गई हैं। देखिए 300 किलोमीटर तक यह वार कर सकती हैं। वहीं पर ये जो लगाया गया है MICA माइका एयर टू एयर मिसाइल है, यह 80 किलोमीटर तक यह वार कर सकता है। वहीं हैमर मिसाइल यहाँ पर लगाई गई है। देखिए हैमर मिसाइल यहाँ लगाई गई है राफेल में। यह 70 किलोमीटर तक वार कर सकती है। एक साथ 6 टारगेट पर निशाना बना सकती है राफेल मिसाइल। चलिए राफेल मिसाइल पर चर्चा हो गई। अब आइए हम ध्रुवास्त्र मिसाइल पर का जो परीक्षण भारत द्वारा किया गया है इस पर चर्चा करते हैं। चीन के साथ जो तनाव हो रहा था, इसी बीच भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करते हुए एक बेहतरीन शक्तिशाली एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में 15 जुलाई 2020 को किया। 15 से 16 जुलाई को। जो ध्रुवास्त्र है यह थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? या थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ध्रुवास्त्र देश के एक पुराने मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण हेलिना का नाम है। इस मिसाइल के जरिए शत्रु के बंकर, टैंकों और अन्य बख्तरबंद गाड़ियों को आकाश से ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका निर्माण, ध्रुवास्त्र का निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। यह भी आपको जानना आवश्यक है। DRDO ने इसका निर्माण किया है। यह क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए ध्रुवास्त्र की बात हो गई। अब मॉरिशस में भारत की सहायता से सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है। प्रश्न अगर पूछा गया तो किस देश में भारत की सहायता से सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ है, निर्माण हुआ है? तो भारत के सहयोग से मॉरिशस देश में हुआ है। ठीक है। चलिए भारत में 2 अलग अलग कंपनियों द्वारा विकसित किया गया कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन व जाइकोव डी के मानव परीक्षण का प्रारंभ हो गया है। कोरोना महामारी से जूझ रहे विश्व भर के सक्षम देशों के में वैज्ञानिकों औषधि कंपनी संक्रमण से बचाव हेतु वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। भारत सहित 23 देशों में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल जुलाई से चल रहे हैं। भारत में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नामक वैक्सीन बनाई है। कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोवैक्सीन। किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने।
जिसका मानव परीक्षण शुरू हो गया है। दवा नियामक जो संगठन है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CDSCO, एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोवैक्सीन के फेज 1 फेज 2 पर मानव क्लिनिकल परीक्षण हेतु जून 2020 को प्रदान कर दी गई है। ठीक है। और भारत बायोटेक कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट बात है। वहीं दूसरा, भारत बायोटेक के पश्चात भारत की एक अन्य औषधि निर्माण कंपनी जाइडस कैंडिला ने भी कोविड-19 हेतु वैक्सीन का विकास का दावा जुलाई में किया है। जाइकोव डी, क्या नाम है? जाइकोव डी नाम की इस वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए इसे मानव परीक्षण जुलाई माह से शुरू किया गया है। इसके मानव परीक्षण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो दो कंपनियां हैं, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, वहीं जाइडस कैडिला ने जाइकोव डी बनाई है। यह वैक्सीन है, इसका मानव परीक्षण ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दे दिया गया है। चलिए, यह दो बातें हो गई। आगे नेशनल डोप टेस्टिंग नाडा लेबोरेटरी जो है के निलंबन की अवधि 6 महीने की में वृद्धि हो गई है। भारत की तैयारियों को बड़ा झटका इससे लगा है। जुलाई 2020 में उस समय प्रतिबंध लगा दिया गया जब खिलाड़ियों के प्रतिबंधित औषधि के सेवन पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ने भारत की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी के निलंबन की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। तो यह झटका लगा है खिलाड़ियों को। चलिए, अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन की आधारशिला कब रखी गई? 5 अगस्त 2020 को। इंपॉर्टेंट डेट है। भूमि पूजन मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को यह रखी गई। ये देखिए, भूमि पूजन का चित्र दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचित हुए, प्रश्न यह आएगा कि पोलैंड के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो आंद्रेस डूडा। आपको यह बताना, इतनी बात याद रखनी है। आंद्रेस डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किए गए। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अमेरिका ने अपनी संबंध विच्छेदन की औपचारिक घोषणा कर दी, क्योंकि कोरोना महामारी के मामले में लगातार चीन के साथ देकर विश्व को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध विच्छेद करने की औपचारिक घोषणा कर दी है। तो यह प्रश्न आया था, किस देश ने WHO के साथ संबंध विच्छेद कर दिए? तो यह अमेरिका देश है। इस आशय का औपचारिक सूचना अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जुलाई 2020 को दे दिया। इस महामारी की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को जिम्मेदार रहते हुए इसके संबंध विच्छेद करने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई माह में ही कर दी थी। इस संबंध में औपचारिक जानकारी अब जुलाई में दी गई है। वहीं अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को बहुत अधिक आर्थिक सहायता देता है। अमेरिका WHO को प्रतिवर्ष कितना देता है? $45 करोड़ की राशि प्रदान करता है। केवल $4 करोड़ की राशि चीन देता है। तो अमेरिका ने कहा कि $4 करोड़ की राशि चीन देने से उस पर चीन का ही कब्जा है, जबकि हम लोग इतनी $45 करोड़ की राशि प्रदान करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह फंड अब दूसरे संगठनों को दिया जाएगा, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की घोषणा भी कर दी गई है अमेरिका सरकार के द्वारा। चलिए, भ्रष्टाचार के मामले में इंपॉर्टेंट है, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार के मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री को 12 वर्ष की कारावास की सजा दी गई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत में बहुत पनप रहा है और भारत में भ्रष्टाचार के मामले में किसी बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं को, बड़े मंत्रियों को सजा नहीं मिल पाती है। यह एक अच्छा उदाहरण है हमारे पड़ोसी देश द्वारा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में संगीन कोई भी लिप्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को 12 साल की कठोर सजा दी गई हो। यह भारत के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। रूस में
एक ताज़ा संविधान संशोधन लागू हो गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका कार्यकाल 2036 तक अब इनका कार्यकाल सेव हो गया। राष्ट्रपति यह बने रहने का इनका मार्ग प्रशस्त हो गया 2036 तक। तो अगर यह प्रश्न पूछा गया, किस देश ने संविधान संशोधन करके अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल को 2036 तक उनको राष्ट्रपति बने रहने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया है, तो यह रूस होगा इसका उत्तर। तो इतनी बात जाननी है, और बात नहीं जाननी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर वार्ता ऑनलाइन संपन्न हुई। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 15वीं शिखर वार्ता, याद रखिएगा, भारत यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर वार्ता हो रही है और 15 जुलाई 2020 को हो रही है। यह पूछा जा सकता है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। कोविड महामारी के चलते वर्चुअल वो बैठक ही संपन्न हो पाई। इस वार्ता में भारत के शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहीं यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन वार्ता में शामिल हुई। तो यह बैठक हो गई। हमें इतना याद रखना है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर वार्ता हुई है, यह 15 जुलाई 2020 को हुई है। वहीं भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो समझौता हुआ है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत यूरोपीय संघ की सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत यूरोपीय संघ सामरिक भागीदारी 2025 के लिए रोड मैप एक शीर्षक का दस्तावेज 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल शिखर वार्ता में जारी किया गया। जिसके तो रोड मैप कब के लिए बना है? भारत और यूरोपीय संघ के बीच में 2025 तक का रोड मैप बनाया गया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कितने वर्ष तक का रोड मैप बना है, या सन 2025 तक रोड मैप बना है। इसमें विदेश नीति व सामूहिक हित के सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भारत यूरोपीय संघ संवाद तंत्र को अधिक मजबूत और विकसित करने की पहल है। वहीं सैन्य संबंधों को में मजबूती लाना है। समुद्री डकैती संवाद के लिए समुद्री सुरक्षा संवाद स्थापित करना है। आगे समुद्री सहयोग के अवसर को पता लगाना है। यूरोसॉल व केंद्रीय जांच ब्यूरो के बीच कार्य व्यवस्था स्थापित करना है। यूरोसॉल क्या है? यूरोपीय संघ की एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग प्रदान करना है। द्विपक्षीय बौद्धिक संपदा अधिकार संवाद करना है। यह सब समझौते हैं भारत में यूरोपीय संघ के निवेश को प्रवाह बढ़ाने के लिए और इसे सुविधाजनक बनाने हेतु 2017 में स्थापित निवेश सुविधा तंत्र का उपयोग करना है। बृहद आर्थिक वित्तीय विनिमय संवाद को और मजबूत करना है। पेरिस समझौते और पर्यावरण संबंधी अन्य समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, इस दिशा में सहयोग करना, यह सब इस समझौते के कुछ मुद्दे हैं। वहीं बान में 2021 में केमिकल मैनेजमेंट पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सिलसिले में मिलकर कार्य करना है। 2021 में होगा बान में केमिकल मैनेजमेंट का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। एक खुले मुक्त स्थिर और सुरक्षित साइबर स्पेस को बढ़ावा देना है। साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने हेतु संयुक्त प्रयास को जारी रखना है। तो यह सब समझौते हुए। वहीं मंगल ग्रह पर कुछ यान भेजे गए हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मंगल ग्रह पर सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन गया है। यूएई का अंतरिक्ष एजेंसी यूएईएसए ने मंगल ग्रह के लिए होप माने अरबी नाम है, यह होप 19 जुलाई 2020 को किया। तो होप मिशन किस देश का है? यह यूएई का है। कहाँ गया? यह मंगल ग्रह पर भेजा गया। तो होप मिशन के बारे में हो गया। वहीं मंगल ग्रह पर किसी मुस्लिम देश द्वारा पहला अंतरिक्ष मिशन है यह होप मिशन, ठीक है। वहीं मंगल ग्रह पर चीन ने भी अपने स्पेस क्राफ्ट तिआनवेन 1 जुलाई में इन्होंने भी प्रक्षेपण कर दिया। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इस मंगल ग्रह
के ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर में शामिल है। तो चाइना ने क्या भेजा? तियानवेन-1 को भेजा मंगल ग्रह पर। और उसके बाद अमेरिका ने भी भेजा है, रोवर भेजा है। अमेरिका की नासा ने एक नए रोवर, इसका नाम है प्रिजर्वेंस, रोवर प्रिजर्वेंस का प्रक्षेपण किया। यह अब तक का सबसे वजनी रोवर है और इसको नासा ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट एटलस V541 के जरिए इसका प्रक्षेपण किया। यह रोवर सबसे शक्तिशाली, सबसे वजनी कार के आकार का 125 किलोग्राम वजन का रोवर मंगल की सतह पर सूक्ष्म जीवों के लक्षणों की खोज करेगा। पृथ्वी पर भविष्य में वापसी के लिए नमूने को भी एकत्र करेगा। तो सबसे वजनी रोवर क्या है? रोवर प्रिजर्वेंस। रोवर प्रिजर्वेंस यह अमेरिका का है। इतनी बातें याद रखनी है। चलिए, छत्तीसगढ़ में जैविक खाद के उत्पादन हेतु गोबर न्याय योजना का प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक स्पेशल योजना निकाली है, गोबर न्याय योजना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोबर न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इसमें सरकार 2 रुपये किलो हिसाब से दर से पशुपालकों से गोबर खरीदेगी और वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जाएगा इस गोबर से, और इसे 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसे बेच देगी। तो गोबर न्याय योजना जैविक खाद के उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया। वहीं उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देने, उसे बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई को लागू किया गया। इस अधिनियम ने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लिया है। वहीं ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया है वह क्या है, इस कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु शीर्ष स्तर पर किसी नियामक का प्रावधान 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नहीं था, परंतु 2019 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है इसमें केंद्रीय स्तर पर एक CCPA का निर्माण होगा। CCPA क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यह प्राधिकरण का गठन 24 जुलाई 2020 को कर दिया गया है। उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने, उसकी रक्षा के लिए CCPA को शिकायत की जांच करना, असुरक्षित वस्तुओं सेवाओं को वापस लाने के आदेश देना, अनुचित व्यापार चलनों और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का आदेश देना, निर्माता समर्थनकर्ताओं भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों को पर जुर्माना लगाने का अधिकार CCPA को दे दिया गया है। वहीं नए नियम के तहत उपभोक्ता उसे माना जाता है जो अपने इस्तेमाल के लिए किसी वस्तु और सेवा को मूल्य देकर प्राप्त करता है। आगे बिक्री के लिए खरीदने वाला उपभोक्ता इसके दायरे में नहीं है। इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक विशेष प्रावधान यह है कि ई-कॉमर्स को पहली बार उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाया गया है। पिछले कानून में ई-कॉमर्स नहीं था। उपभोक्ता विवादों के निपटान हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें पहले से ही विद्यमान है। इन्हें नए नाम, जैसे क्या नाम है, जिला फोरम को जिला उपभोक्ता आयोग आदि देते हुए इनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई है। इनके अधिकार क्षेत्र में क्या वृद्धि कर दी गई थी? ध्यान से सुनिएगा। जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतें पहले 20 लाख तक का मामला सुलझाते थे, 20 लाख तक का। वहीं राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक का और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक के विवाद सुलझाए जाते थे उपभोक्ताओं के संबंध में। वहीं नए अधिनियम के तहत अब जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत में 1 करोड़ तक के मामले आएंगे। पहले 20 लाख था, अब 1 करोड़ तक आएंगे। वहीं राज्य स्तरीय मामलों में पहले 20 लाख से 1 लाख तक का मामला आता था, अब यहाँ 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले आएंगे। कहाँ पे आएंगे? राज्य स्तरीय अदालतों में आएंगे। वहीं राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से अधिक मूल्य के विवादों की सुनवाई की जाएगी। यह अन्य बातें हैं। वहीं जिला अदालतों के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की समयावधि पहले 30 दिन थी, अब 45 दिन कर दी गई है। वहीं अगली बात,
किसी उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध शिकायत अभी तक उसके क्षेत्र में ही दर्ज कराई जाती थी। अब नए नियम यह है कि उपभोक्ता के आवास और उसके कार्य क्षेत्र से भी कराई जा सकती है शिकायत। प्रोडक्ट लाइबिलिटी अर्थात किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हुई हानि के लिए मुआवजे के लिए कोई प्रावधान पहले उपभोक्ता संरक्षण कानून में नहीं था। ऐसे किसी मुआवजे के लिए अलग से सिविल अदालत में मामला दर्ज कराना होता था। नए कानून में अब प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रावधान किया गया है, अर्थात उपभोक्ता अदालत में इसका दावा किया जा सकता है। मध्यस्थता के लिए के जरिए मामलों का निपटान का कोई प्रावधान पहले के कानून में नहीं था, अब मध्यस्थता का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। वहीं भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सजा के कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सेलिब्रिटीज को भी जवाबदेह माना गया है। उन पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आरोपित किया जाता है। अगर वह फिर से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो 50 लाख तक का जुर्माना सेलिब्रिटीज पर लगाया जा सकता है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेष बातें हैं। वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, इनको एशिया विकास बैंक एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है, इतना ही बात हमें जाननी है। अशोक लवासा एडीबी के क्या नियुक्त किए गए हैं? उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं अगली इंपॉर्टेंट बात, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद सूरीनाम, ध्यान दीजिएगा, भारत के मूल के हैं, चंद्रिका प्रसाद सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बनेंगे। चंद्रिका प्रसाद सूरीनाम देश के राष्ट्रपति बनेंगे। यह सूरीनाम देश लैटिन अमेरिका का देश है। नए राष्ट्रपति के रूप में यह 13 जुलाई को इनको चुना गया है। तो भारत के किस व्यक्ति को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? चंद्रिका प्रसाद संतोषी को। सूरीनाम लैटिन अमेरिका का देश है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। वहीं अन्य बात, सर फिलिप बार्टन इंपॉर्टेंट हैं। सर फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त होंगे। सर फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हैं। इस पद पर सर डोमिनी एक्सिस का स्थान उन्होंने लिया है। तो हमें याद रखना है, भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त सर फिलिप बार्टन होंगे। चलिए कुछ पुरस्कारों पर चर्चा कर लेते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन को एक अनोखा पुरस्कार मिला है, इसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड कहा जाता है 2020। वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का वर्ष 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को दिया गया। यह भारत मूल के हैं। वहीं एक विदेशी भी है, इनको भी जान लीजिए। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टेकलेट को दिया गया। तो 2 लोग को दिया गया है, जिम टेकलेट और एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। यह टाटा समूह के चेयरमैन हैं। चलिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हो गया। सांख्यिकी क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान करने के लिए पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को दिया गया। ये देखिए उनकी फोटो है, सी रंगराजन पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। लालजी टंडन जो कि लखनऊ से संबंधित थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। इनका 21 जुलाई 2020 को लखनऊ के एक अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। यह एक इंपॉर्टेंट बात है। तो लालजी टंडन कहाँ से संबंधित थे? यह लखनऊ से संबंधित थे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। चलिए यहाँ एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन सर्टेन वर्ल्ड, एस जयशंकर की पुस्तक है। केवल एक पुस्तक, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, एस जयशंकर की यह पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आइए, जो स्पेस एजेंसियां होती हैं, प्राइवेट स्पेस एजेंसियां भी होती हैं, जैसे स्पेस एक्स है, इसने
अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाया था, वह अब सुरक्षित लौट आया है, इसकी सूचना है। पहली बार निजी कंपनी के स्पेसक्राफ्ट का नाम है स्पेस एक्स, निजी कंपनी है स्पेस एक्स। उसका जो स्पेसक्राफ्ट है ड्रैगन से जो यात्री वो अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए यात्री गए थे, वह सुरक्षित धरती पर वापस आ गए हैं, इसकी यह सूचना दे रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन डगलस हर्ले की धरती पर सुरक्षित वापसी 2 से 3 अगस्त के मध्य रात्रि को हो गई। इनकी वापसी के लिए ड्रैगन एक दिन पूर्व ही INS से अलग हुआ था। तो ये सब बातें हैं, हमें यह बात याद रखनी है तो कि किस निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाकर सफल वापसी की। कंपनी का नाम है स्पेस एक्स और स्पेसक्राफ्ट का नाम है ड्रैगन। चलिए, इतनी बात आपको याद करनी थी। वहीं एक और नियुक्ति ना कहकर कार्यकाल बढ़ाया गया है। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने का बढ़ा दिया गया है। तो अगर पूछा गया कि सेबी के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी जी हैं। इतनी बात हमें याद रखनी है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू ने त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र देने के बाद मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। इतनी बात हमें याद रखनी है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। चलिए आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इस पर विशेष फोकस करना अनिवार्य है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। डेट याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020 को, जिसने स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरणकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीय जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलने और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने के लिए लाना है। यह इसका उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। स्कूली शिक्षा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना, यह स्कूली शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। वहीं इस शिक्षा नीति में छात्रों और उसके सीखने के स्तर पर नजर रखने, औपचारिक गैर औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और कक्षा 8 के लिए NIOS तथा राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग कक्षा 10 तथा 12 के लिए माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता, जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। वहीं अगली बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा, यह टारगेट है। वहीं आगे देखते हैं, नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। क्या है? बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के जो 10+2 ढांचे की जगह नया ढांचा आया है। 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो कि क्रमशः 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष उनके बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूलिंग शिक्षा होगी। NCERT
8 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NCPFECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। वहीं एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल तथा शिक्षा ECCE मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग भी शामिल होंगे, जिसमें ECCE शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। ECCE की योजना तथा कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी यह है कि जरूरी व पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार करेगा। देखिए विद्यालय शिक्षा का रूपांतरण देखिए अभी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था अकादमिक स्तर पर चल रही है और नवीन अकादमिक संरचना है, इस पर तुलना की गई है। 2 वर्ष आयु 16 से 18 वर्ष, 10 वर्ष पूरा चित्र लिया जाए। ये देखिए जो प्रारंभिक समय है बच्चों का, इस पर वर्तमान में कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन नई शिक्षा नीति में यहाँ पर कुछ ध्यान दिया गया है, जो कि 3 वर्ष आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग की सुविधा होगी। बाल वाटिका में 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों के लिए 3 वर्ष के लिए रहेगा। वहीं 2 वर्ष ऊपर का ये 2 वर्ष है, यह कक्षा 1 से 2 तक रहेगा, आयु 6 से 8 तक के लिए। वहीं जो 3 वर्ष का है कार्यक्रम 8 से 11 वर्ष आयु वर्ष के लिए, कक्षा 3 से 5 तक का है। वहीं 3 वर्ष का अगला जो चरण है वह कक्षा 6 से 8 तक का है, आयु संरचना 11 से 14 तक के लिए वर्ष के लिए। वहीं अगला 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है 14 से 18 वर्ष के लिए, 9 से 12 कक्षा के लिए है। यह पहले 10+2 का यह ढांचा था, अब यह ढांचा आ गया है। ठीक है। वहीं 5+3+3 का जो नवीन शिक्षा विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम ढांचा जो है, इसमें आंगनवाड़ी पूर्व विद्यालय में 3 वर्ष तथा विद्यालय में 12 वर्ष यह निर्धारित किया गया है। सबसे पहले माध्यमिक स्तर पर चर्चा करते हैं। माध्यमिक स्तर जो है 4 वर्ष का होगा, बहुविषयक अध्ययन होगा, अधिक क्रांतिक चिंतन, लचीलापन, विद्यार्थी की पसंद के विषय इसमें होंगे। मध्य स्तर पर 3 वर्ष होगा, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में प्रयोगात्मक अध्ययन होगा। वहीं तैयारी स्तर 3 वर्ष की तैयारी स्तर, जिसमें खेल, अन्वेषण, क्रिया आधारित अन्य क्रियात्मक कक्षा अध्ययन होंगे। वहीं बुनियादी स्तर 5 वर्ष का होगा, जिसमें खेल कूद क्रिया आधारित अध्ययन होंगे। यह नया ढांचा है शिक्षा का। इसमें एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार के लिए अध्यापन कला पाठ्यक्रम कला और कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल व्यावसायिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनके समग्र विकास किया जाए। आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवनात्मक शिक्षण को पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए विकल्प दिए जाएं। कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप से कोई भिन्नता नहीं होगी। वहीं स्कूल में
छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, छठे ग्रेड से ही। इसमें इंटर्नशिप शामिल होगा। एक नई शिक्षा और व्यापक व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSC 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। बहुभाषावाद तथा भाषा की ताकत नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक, और उससे आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर जोर दिया गया। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा के में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूले में यह विकल्प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत यानी साइन लैंग्वेज ISL को देश भर मानवीकृत किया जाएगा। बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। आकलन में सुधार, क्या सुधार किया गया है? NEP 2020 में योगात्मक आकलन, कौन सा आकलन? योगात्मक आकलन के बजाय नियमित संरचना आकलन को अपनाने की परिक्रमा की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता आधारित है, सीखने के साथ साथ अपने विकास करने को बढ़ावा देता है। उच्च स्तरीय कौशल जैसे विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। ग्रेड 10-12 के लिए जो बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लिए के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख, राष्ट्रीय समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा ज्ञान का विश्लेषण परख है। एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में कार्य करेगा। क्या? परख। राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख है। वहीं समान और समावेशी शिक्षा NEP 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित न रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर रहेगा, जिसमें बालक बालिका, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल है। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष, विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा, जिसमें शिक्षा विशारद का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके लिए ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। वहीं अगली बात क्या है? प्रत्येक राज्य ऑब्लिक जिले को कला संबंधी, कैरियर संबंधी, खेलकूद संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए दिन के समय एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल की निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकेगा। प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और कैरियर मार्ग प्रशस्त, तो शिक्षकों को प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा ही भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, जिसमें कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन कर और कैरियर में आगे बढ़कर शैक्षिक प्रशासक या शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT,
एनसीईआरटी शिक्षकों और सभी स्तरों क्षेत्र के विशेषज्ञ संगठनों द्वारा परामर्श किया जाएगा। स्कूल प्रशासन स्कूलों को परिसर या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जाएगा, जो प्रशासन गवर्नेंस की मूल इकाई होगी। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालय और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारक एवं प्रत्यायन NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नीति निर्माण, विनिमय, प्रचालन अकादमी मामलों के लिए एक स्पष्ट पृथक प्रणाली की परिक्रमा करती है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करेगा। क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करेगा। सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्व प्रकटन, जैसे कि SSSA द्वारा वर्णित है, का उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक निगरानी एवं जवाबदेही के लिए किया जाएगा। NCERT सभी हितधारकों के परामर्श के जरिए एक स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन संरचना का विकास करेगी। प्रमुख प्रावधान क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, इस पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। पहला प्रावधान है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है। तो 2030 तक GER स्कूली शिक्षा में 100% करना है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाया जाना इसका लक्ष्य है। 12 साल की स्कूल शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम पढ़ने लिखने गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर देने का यह लक्ष्य है। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं है। इंटरशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू में कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई किया जाना है। समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार करना है। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नजर रखना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। वही उस शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, यहाँ स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 100% करना है। वहीं उस शिक्षा में GER को 2035 तक 50% करना है। यह इंपॉर्टेंट है, 2035 तक 50% करना है GER को किस शिक्षा में? उच्च शिक्षा के लिए। यह इंपॉर्टेंट बात है। उस शिक्षा में 1.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाना है, यह भी नई बात है। उस शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच नामांकन तथा निकास की अनुमति होगी। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। वहीं उस शिक्षा के आसान मगर सख्त विनिमय विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जरूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लैंगिक समावेशन कोष, वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया गया। नई शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा दोनों के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। पाली, फारसी, प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। देखिए, ये सब मुख्य बातें हो गई। वहीं उच्चतर शिक्षा के लिए 2035 तक GER को 50% करना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। अभी यह 2018 में GER 26.3% है। 2035 तक इसे 50% करना है। उस शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, यह भी उद्देश्य है। समग्र बहुविषयक शिक्षा, उस शिक्षा में नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा उच्च उपयुक्त प्रमाणन के साथ बहुप्रवेश निकास बिंदुओं के साथ व्यापक बहुविषयक समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिक्रमा की गई है।
वहीं चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। तो भारत उच्च शिक्षा आयोग किसके लिए होगा? चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर बचे सभी शिक्षाओं के लिए होगा। तो भारत शिक्षा आयोग के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे: विनिमय के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, मानक निर्धारण के लिए समान शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद तथा प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। जो भारत उच्च शिक्षा आयोग बनेगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग के प्रौद्योगिकी के जरिए चेहरा रहित अंताक्षेपों के माध्यम से कार्य करेगा। इसमें नियमों तथा मानकों का अनुपालन न करने वाले HEI को दंडित करने की शक्ति होगी। सार्वजनिक, निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान विनिमय, प्रत्यायन, अकादमी मानकों उसी समूह द्वारा शासित होंगे। तो यह बातें हो गई कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की।